नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अड़े दोस्तों टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। स्पीकर पद को लेकर छिड़ी है बहस। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दे दिया सबसे बड़ा झटका। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने को तैयार। क्यों आखिरकार दोस्तों अब जगन मोहन रेड्डी ने भी उठा डाले ईवीएम पर सवाल। जो बीजेपी को करते थे सपोर्ट दोस्तों, उन्होंने ही अब ईवीएम पर दाग दिए सवाल बुरी हार मिलने के बाद। बताएंगे क्या है ये मामला और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा है सबसे बड़ा झटका। आपको बता दें, गुजरात में शिक्षक भर्ती के लिए बेचारी जो महिलाएं थी वो प्रदर्शन कर रही थी, उनको बुरी तरीके से घसीट कर गाड़ी में ठूसा गया है। बताएंगे क्या है यह मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी में विपक्ष बोला ये सरकार, राहुल गांधी बोले स्थिर नहीं है, कभी भी सरकार गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, हर किसी की ज़बान पर एक ही चीज़ है कि ये सरकार अस्थिर है और कभी भी गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले, सबसे बड़ी बहस ये है कि इस बार राहुल गांधी ने ये बात कही है। राहुल गांधी बहुत सोच समझकर बातें करते हैं। उन्होंने कभी आज तक नहीं कहा कि सरकार गिर जाएगी या सरकार बनी है, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि सरकार अस्थिर है, इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को तो सत्ता चाहिए थी, फिर वो लोगों के हाथ पैर जोड़कर मिले या फिर कुछ और कर मिले दोस्तों, वो मिल गई। समझ में सिर्फ दो चीज़ें नहीं आ रही हैं दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू अब जो स्पीकर पद को लेकर भिड़े हुए हैं, खबर ये निकल कर आई है कि उस चीज़ को लेकर भी कांग्रेस और तमाम लोगों ने सपोर्ट कर दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो अब देखना ये है दोस्तों कि फ़िलहाल चंद्रबाबू नायडू भारी पड़ेंगे या फिर दोस्तों बीजेपी उनको इस बार भी गच्चा देने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले चंद्रबाबू नायडू ने दिखाए तेवर, अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो दोस्तों छोड़ देंगे पार्टी। दरअसल दोस्तों इसमें 1999 वाला इतिहास छुपा है, इसीलिए बीजेपी और टीडीपी दोनों दोस्तों स्पीकर पद चाहते हैं। अब क्या है 1999 वाला मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों बताया जाता है 1999 में, क्योंकि मैंने खाला के देखा वो वीडियो और अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना वीडियो भी देखा मैंने सर्च कर दोस्तों, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी, और जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में सिर्फ एक वोट से गिरी थी, और उस वक्त भी स्पीकर टीडीपी का था, यानी कि स्पीकर पद जो था दोस्तों टीडीपी के पास था, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया गया था। संसद में वो अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। यही डर है दोस्तों बीजेपी का कि स्पीकर पद बहुत अहम है। अगर हमने टीडीपी को स्पीकर पद दे दिया तो ये कभी भी सरकार गिरा देंगे, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी स्पीकर पद को अपने पास रखना चाहती है। मान लीजिए अगर कल को इनकी बहुमत छिन जाती है, नीतीश और टीडीपी दोनों दोस्तों हाथ उठा देते हैं, तो ये कुछ भी ऐलान करवा सकते हैं स्पीकर से कि अभी कार्रवाई रोकी जाती है या फिर कार्रवाई बाद में होगी, अभी बहुमत साबित कराने को ना बोले। स्पीकर के पास बहुत पावर होती हैं दोस्तों, पावर्स होती हैं, इसीलिए स्पीकर पद किसी को भी संसद से बाहर उठवा कर फेंकवाना है, जो कि बीजेपी उस साल करा था। आपको याद होगा 146 सांसद एक साथ निलंबित। संजय सिंह को तो बेचारे को बार बार निलंबित कर दिया जाता है, जगदीप धनखड़ की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से, और ये तमाम चीज़ें हैं जो डिप्टी सीएम और स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बहस चलनी है। आपको बताते चले उससे पहले भी हाल ही में 9 दिवसीय वो लगने भी वाला है दोस्तों संसद, तो ऐसे में इसको लेकर टीडीपी अड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अगर अब की बार टीडीपी हट जाती है पीछे तो ये एक बहुत बड़ा संशय पैदा करेगा कि आखिरकार ऐसे क्या मजबूरी है टीडीपी की, जो ना उनको बड़ा मंत्रालय मिला ना कुछ और मिला, उसके बाद भी दोस्तों टीडीपी इस तरीके से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, या तो टीडीपी को भर भर कर पैसा दिया गया है देश की जनता का, सिंपल सी बात है, क्योंकि टीडीपी डरने वालों में से तो है नहीं।
टीडीपी को पता है दोस्तों कि अगर वो किसी और के साथ भी सरकार बनाती, कांग्रेस के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, तो उसकी शर्तें पूरी की जाती। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या बात है जो टीडीपी नरेंद्र मोदी के साथ जाकर खड़ी हुई है? क्या ऐसा डर है कि टीडीपी बोल नहीं रही है? लेकिन अब जब स्पीकर पद की बात आई है, टीडीपी अड़ी हुई है। और वो इतिहास याद रखे दोस्तों टीडीपी कि अगर उसने स्पीकर पद भूले से भी छोड़ दिया तो बीजेपी दोस्तों एक एक कर सारी पार्टियों को ख़त्म कर देगी। वो इतनी चालाक है दोस्तों बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से घमासान की तैयारी में राहुल गांधी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को दी है चेतावनी कि उनको ये पद स्वीकार करना होगा, वरना उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे वो। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले, अब माना यही जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने करे हैं संसद में। वो अपने साथ साथ अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी अब संसद में लेकर जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फ़िलहाल प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर बहुत पॉपुलर हुई। प्रियंका गांधी की मेहनत दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। राहुल गांधी की सीट पर प्रचार करा उन्होंने, वो भी दिखाई दिया। और सच बताऊं तो प्रियंका गांधी दोस्तों आने वाले कल की इंदिरा गांधी बनने वाली हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का ही नंबर होगा पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए। पहले राहुल गांधी बनेंगे, फिर प्रियंका गांधी बनेंगी पीएम। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी का सफ़र बहुत दिलचस्प रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी ने अपनी एक सीट छोड़ दी है, क्योंकि वो दोनों जगह से जीते थे। लेकिन चुनाव के बाद एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है और एक रखनी पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी दो जगह से इसलिए लड़ते हैं कि अगर एक जगह से कोई भी, सब लोग, ज़्यादातर लोग दो जगह से इसलिए लड़ते हैं कि अगर एक जगह से हार जाएं तो दूसरी जगह से जीतकर वो संसद में पहुंच जाएं। तो इसीलिए अब राहुल तो दोनों ही सीटों से जीते हुए हैं और भारी बहुमत से जीते हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों राजनीति को समझते हुए उत्तर प्रदेश की सीट को रखा और वायनाड की सीट को त्याग दिया। लेकिन त्यागा बड़ी चालाकी से दोस्तों। पहले पूरी कांग्रेस ने नारा लगाया कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वायनाड में। उसके बाद दोस्तों अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वायनाड में उपचुनाव लड़वाने जा रहा है। और जो कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी बड़ी आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगी और वो पहुंच जाएंगी लोकसभा में। अब बीजेपी की मुश्किल कहाँ बढ़ती है दोस्तों? पहला तो ये कि दोस्तों ये अब दो महारथी संसद में होंगे जो नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेंगे। पहली है प्रियंका गांधी, दूसरे हैं राहुल गांधी। यानी कि संसद में दोनों बहन भाई दिखाई देंगे दोस्तों। और नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी का ही सामना नहीं कर पाते हैं। जब प्रियंका बोलेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि फ़िलहाल बैसाखी की सरकार पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और आप समझिए बैसाखी की सरकार पर बैठकर फैसले क्या लिए जा रहे हैं ये सब जानते हैं। इस देश में कैसे काले कानून लाए जाते हैं, कैसे बेचारे किसानों, गरीबों, मजदूरों को परेशान किया जाता है, ये बातें भी किसी से छुपी नहीं है। ये सरकार दोस्तों आज गिरे या कल गिरे किसी को अफसोस नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार को जनता ने नकार दिया है। ये तो बेफालतू में नीतीश नायडू के बल पर सरकार बनाकर बैठ गए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। ट्रेन हादसे के बाद ममता बनर्जी बीजेपी पर हुई जोरदार तरीके से हमलावर। दरअसल दोस्तों अश्नवी वैष्णव की लापरवाही की वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी अश्नवी वैष्णव का इस्तीफ़ा तो दूर दोस्तों, उनसे कुछ कहते तक नहीं है। और दोस्तों ये अश्वनी वैष्णव नरेंद्र मोदी के बड़े ख़ास बताए जाते हैं। आप समझिए, इससे पहले जब ये ट्रेन मंत्री थे, अभी जब इनकी सरकार थी दोस्तों दूसरी बार बीजेपी की, अब तो एनडीए की तीसरी बार मिलीजुली सरकार। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब भी दोस्तों इनको पीयूष गोयल के बाद रेल मंत्री बनाया गया। और इनके राज्य में दोस्तों एक के बाद एक ट्रेन बड़े हादसे होते चले जा रहा है। ये पहला हादसा नहीं है। याद होगा अभी बहुत बड़ा हादसा वो भी वहीं पर हुआ था दोस्तों, बंगाल में। और वहाँ पर 2 ट्रेनें और एक मालगाड़ी, 3 ट्रेनें आपस में आकर भिड़ गई थी। और दोस्तों ये सब कुछ सिग्नल वगैरह ख़राब, टेक्निकी प्रॉब्लम, इन सब की वजह से हुआ है। लेकिन इल्ज़ाम किस पर डाला जा रहा है? बेचारे ड्राइवर पर, कि उसने देखा नहीं। जबकि दोस्तों उसको जो इशारा मिला सिग्नल से उसने वही फॉलो
किया, क्योंकि सबको पता होता है दोस्तों कि वहाँ पर सिग्नल्स होते हैं। अगर रुकने के लिए कहा जाता है तो ट्रेन खड़ी रहती है, चलने के लिए कहा जाता है तभी वो चलती है ट्रेन। तो यह हादसा बहुत ही गंभीर हादसा है दोस्तों। और अब तो हमारे देश में मुझे लगता है लोग ट्रेनों में बैठने से डरने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ट्रेन में भैया कब कौन सा हादसा हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज अब ट्रेन का पटरी से उतरना अब तो ये समझ लीजिए आपके नॉर्मल हो गया है दोस्तों। जो ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये बेहद ही शर्मनाक है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं उसमें मोदी सरकार की नाकामी जो है दोस्तों छुपी हुई है। भले ही ये सरकार अपनी नाकामी को ढकती रहे, जब ट्रेन का बजट 1000 करोड़ से 500 कर दिया जाएगा तो और क्या होगा आप ये खुद समझ सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आग बबूला हो गए संजय रावत बोले टीडीपी किसी भी हाल में स्पीकर पद ना छोड़े। अगर उसने भूले से भी स्पीकर पद बीजेपी को दे दिया तो बीजेपी एक एक करके सारी पार्टियों को तोड़ डालेगी। सबसे पहले वो टीडीपी के ही नेताओं को ख़रीद लेगी, और उसके बाद दोस्तों बारी आएगी चिराग पासवान की, और उसके बाद जितने भी उसके सहयोगी दल हैं वो सारी पार्टियों को बीजेपी तोड़ देगी। दोस्तों बीजेपी का एक इतिहास रहा है, वो दोस्तों जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। ये बहुत पुराना इतिहास है बीजेपी का। जिस भी थाली में बीजेपी खाती है उस थाली को पूरी तरीके से छेद से छेदीला कर देती है दोस्तों। और ये क्यों होता है आपने कभी सोचा है? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी विश्वास करने लायक पार्टी है ही नहीं। आप देख लीजिए हरियाणा में एलपीजी ने उसका इतना साथ दिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, लेकिन अंत में जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हो गए, सरकार गिरने की नौबत आ गई हरियाणा में बीजेपी की, तो बीजेपी ने दोस्तों एलपीजी यानी कि जो खास करके दुष्यंत चौटाला के विधायक हैं उन्हीं को ख़रीद लिया सरकार बचाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के मणिपुर में दोस्तों विधायक खरीदे गए, तब भी नीतीश कुमार बेशर्मों की तरह बीजेपी में चले गए। चंद्रबाबू नायडू को जेल में भेज दिया, फिर भी चंद्रबाबू नायडू बेशर्मों की तरह बीजेपी में शामिल हो गए। मैं तो सोचता हूँ दोस्तों कैसे लोग हैं, एक ऐसी पार्टी जिसने किसी को जेल में भेजा, किसी की पार्टी तोड़ी, ऐसे लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं ये दोस्तों। ये बहुत शर्म की बात देश के लिए भी है। इसलिए है कि नरेंद्र मोदी को 60% जनता ने नकार दिया कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को तोड़ता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए उसके बाद भी बीजेपी की सरकार बनाने में नीतीश और नायडू सहयोग देते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि इनकी विचारधारा भी पैसे और लालच से भरपूर है दोस्तों। इनकी विचारधारा भी वही है जो बीजेपी की विचारधारा है। और मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि दोस्तों जो भी बीजेपी का साथ देता है वो ख़त्म हो जाता है। आप देख लीजिए जगन मोहन रेड्डी का क्या हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने जीत हासिल कर ली और जगन मोहन रेड्डी हार गए बुरी तरीके से। इसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? जगन मोहन रेड्डी हमेशा बीजेपी का साथ देते थे, और दोस्तों वो जब भी संसद में कोई बिल पास कराना होता था तो बीजेपी को समर्थन कर देते थे। यही नहीं, अभी जब गठबंधन बना इंडिया का तो इन्होंने इंडिया के साथ कोई डील नहीं की। तो इससे ही साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ मिले हुए थे, और ये चीज़ बार बार सामने आई भी है। लेकिन जो लोग भी बीजेपी का साथ देते हैं या उनसे मिले हुए हैं दोस्तों, जनता उन्हें सबक ज़रूर सिखा देती है। और पूरा यकीन है कि जनता ने दोस्तों इनको भी सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया होगा। मैं तो यही उम्मीद करूंगा आने वाले समय में नीतीश बिहार हार जाएं और दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का गेम ओवर हो जाए अगर वो बीजेपी से पलटी ना मारे तो। क्योंकि दोस्तों जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो एक तरीके से विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। जी दरअसल आपको बताते चले दोस्तों नीतीश के जो मंत्री महोदय हैं उनके बयान पर मच गया घमासान। दरअसल दोस्तों पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर आपने कांग्रेस को जिताया तो ये लोग मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चे वाले या घुसपैठियों को दे देंगे। अब ज़्यादा बच्चे वाले यानी कि वो खुलेआम मुसलमानों को टोंच रहे थे, नफ़रत फैला रहे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया। लेकिन दोस्तों अब नीतीश के मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने यादव और मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है लेकिन मुझे वोट नहीं मिले, इसलिए अब से मैं न यादव का काम करूँगा न मुसलमानों का करूँगा और यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। जिसके बाद बिहार में घमासान मच गया है। बिहार के लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी की नफरती भाषा
अब जेडीयू में भी आ गई है। क्या जेडीयू के भी नेता उसी तरीके की नफरती भाषा का प्रयोग करने लगे? सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो खुद तो सबसे बड़े देश विरोधी हैं ही दोस्तों, लेकिन जो इस तरीके के भाषण बोलते हैं दोस्तों, उनके भाषणों में आप देख सकते हो कि किस तरीके की नफरत भरी पड़ी है कि हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ऐसा दूसरी तरफ ये भी बता दूं आपको, जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तब नीतीश के और चुपचाप बैठे हुए नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सिर्फ अपने पर्सनल लालच के लिए बीजेपी में जाकर शामिल हो गए दोस्तों। और जो ये केसी त्यागी ये लोग बड़े बड़े बोल रहे हैं नीतीश का अपमान हुआ है, बीजेपी ने कौन सा नीतीश का सम्मान कर दिया? बीजेपी ने खुलेआम, अमित शाह ने कहा था कि फिलहाल नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तो नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने। याद कीजिए, ऐसा ही शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के लिए यूज़ किया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, हम सबक सिखा कर रहेंगे। और फिर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी। क्या यही लोकतंत्र है कि लोगों को पहले चुनौती दो खुलेआम और उसके बाद सच में उनकी सरकारें गिरा दो? तो अगर इसी तरीके से चलना है देश दोस्तों, तो फिर तो लोग वोट देना ही बंद कर दें, क्योंकि भाई सरकार गिराकर ही जब काम हो रहा है तो वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत बड़ी गलती कर रही है दोस्तों बीजेपी। अभी तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन अब इससे भी बुरा हाल होने वाला है। अगर अब की बार आज चुनाव करा दी जाए ना, तो बीजेपी दोस्तों 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जो लोग सपोर्ट करते हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ होते चले जा रहा है। और ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आने वाले समय में दोस्तों कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है और बीजेपी वहीं पहुँच जाएगी जहाँ से वो उठकर आई थी। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो काम राहुल गांधी कर रहा है वो जनता के लिए, और जो नरेंद्र मोदी कर रहा है वो दोस्तों अडानी और अंबानी के लिए। वैसे भी प्रधानमंत्री को टेम्पू का बहुत ज्ञान है कि कौन टेम्पू भर के भेजता है, इसलिए ये ज्ञान प्रधानमंत्री को कहाँ से मिला है सब जानते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अडानी टेम्पो भर के नरेंद्र मोदी के पास भेजता होगा, तभी तो प्रधानमंत्री को पता है कि टेम्पो भर कर पैसा आने वाला है, आया है कांग्रेस को। तो अब आप समझ लीजिए कि भैया आप किसके साथ है। एक वो पार्टी जो आपको सिर्फ धोखा दे रही है, एक वो दोस्तों जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन वाले। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अखिलेश ने दावा ठोक दिया दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया तय है। दरअसल दोस्तों इतनी ज़्यादा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को अब मजबूत करेगी। सब जानते हैं दोस्तों कि अब सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों उसके पास अच्छा खासा बहुमत आ गया है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले, लोकसभा में करारी हार मिलने के बाद योगी, आरएसएस और मोदी तीनों में दोस्तों दरार पड़ चुकी है। एक योगी को उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी में बीजेपी दोस्तों। और आप लिख कर ले लीजिए, विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का पत्ता कटना तय है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि संघ ने योगी को चेतावनी दी है कि इस पद पर से हट जाओ। और एक खबर ये भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया संघ कह रही है कि बीजेपी तुम्हें हटाने के चक्कर में योगी बाबा। तो अब ये तो साफ हो चुका है कि योगी चाहे इधर से कान पकड़े या उधर से, उन्हें जाना तो है ही इस पद से। लेकिन उससे बड़ा सवाल पता है क्या दोस्तों, कि बीजेपी क्या उल्टी गिनती अभी से शुरू हो गई है। भैया जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को भी लगता था कि अरे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, या फिर दोस्तों जो भी बात थी, इस बार जनता को पता चल चुका है कि दोस्तों ये सरकार सिर्फ जनता विरोधी सरकार बन चुकी है। और मैंने एक चीज़ बार बार दोहराई है दोस्तों कि फ़िलहाल इस सरकार से कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती। ये सरकार नहीं दोस्तों, बल्कि ये तो प्रधानमंत्री की हमदर्द सरकार बन चुकी है, जो प्रधानमंत्री का सपोर्ट करने में लगी हुई है। और इस सरकार का गिरना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। क्योंकि दोस्तों मुझे इस सरकार को देखकर बहुत ही ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि बुरा लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बीजेपी की सरकार, इसलिए दोस्तों कि उसने लोकतंत्र का बर्बादा करना चाहा, उसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहा। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने दोस्तों बचपन में वो सब कुछ सहन किया जो उन्होंने संविधान में गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलित भाइयों को दिया है। हालांकि ये बात सच है कि संविधान लिखने के बावजूद भी कई दलित भाई हैं जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता।